बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 के इख्तिताम पर आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सिर्फ वही सॉल्व करेंगे जो कि एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल हैं। तो इसके सिलसिले में हम पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं जी कि अ टाइनी लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून। If the beam is to have a diameter of 2.5 meter at the moon, how small must divergence angle be for the beam? The distance of the moon from the earth is 3.8 into 10 to the power 8 meter. इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर पूछा यह गया है कि अगर एक लेज़र बीम है जो स्टार्टिंग पॉइंट पर बहुत ही टाइनी, मतलब आप ये समझ लें कि एक पॉइंट से लेज़र निकल रही है, जैसे जैसे वो बुलंदी की तरफ, चांद की तरफ हमने उसको डायरेक्ट किया है, तो उस सूरत में चांद की तरफ जाते हुए वो थोड़ी बहुत डाइवर्ज करेगी। हालांकि जो हमारे पास डाइवर्जेंस होती है उसकी जो लेज़र बीम की, वो बहुत ही स्मॉल होती है, लेकिन इवन देन फासला बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो स्पॉट बनेगा मून के ऊपर वो 2.5 मीटर डायमीटर का बनेगा। आप इसको इस तरह समझ लें कि अगर यहाँ पर अर्थ से मून पर उसको फोकस किया गया है, तो यहाँ से लेज़र बीम इस तरीके से डायरेक्ट की गई है कि यहाँ पे जो स्पॉट बनेगा दैट इज़ ऑफ 2.5 मीटर डायमीटर। तो बेसिकली हमने ये एंगल मालूम करना है कि ये एंगल कितना होगा। तो अगर देखा जाए तो ये सिचुएशन कुछ इसी तरह की है कि जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर आर्क है, इसको अगर सीधा कर लें तो इस एंगल को हमने मालूम करना है। ये आर हमें गिवन है, ये एस हमें गिवन है। तो ऐसी सूरत में अगर देखा जाए तो आर्क लेंथ एस जो डायमीटर के बराबर होगा वो 2.5 मीटर के बराबर है, जबकि आर असल में क्या है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ कहा जा सकता है। दैट इज इक्वल टू, दिस इज गिवन एज 3.8 into 10 to the power 8 meter. 8 meter, and we have to find angle theta. अब इस एंगल को मालूम करने के लिए जस्ट हमारे पास इक्वेशन होती है S इज इक्वल टू आर थीटा, जो हमने पढ़ी है। तो थीटा इज इक्वल टू S ओवर आर। S की वैल्यू भी गिवन है, R की वैल्यू भी गिवन है, तो वैल्यूज हम पुट करेंगे जस्ट 2.5 डिवाइडेड बाय, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, एंड द रिजल्ट विल बी कैलकुलेटेड एज 6.5 इंटू 10 टू द पावर -9 रेडियन। यहाँ पर 6.5 में ये आंसर में हमने दो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों रखे? दो सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने की वजह ये थी कि हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक 2.5 मीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद दो है, 3.8 मीटर इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद दो है। तो यहाँ पे अगर डेसिमल प्लेसेस के बाद कुछ और नंबर्स भी आ रहे हैं डिवीजन में, तो हम सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन नॉट एक्सीड्स देन दी कंपोनेंट। यानी हम इन रीडिंग के वैल्यूज़ में जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स जवाब में नहीं रख सकते। तो इसलिए हमने इसको 6.5 इंटू 10 टू द पावर -9 तक कंटेन किया। ये हमारे पास प्रॉब्लम था 5.1। अब चलते हैं प्रॉब्लम 5.2 की तरफ। अब प्रॉब्लम 5.2 को अगर हम देख लेते हैं तो ये है
A gramophone record turntable accelerate from rest to an angular velocity of 45 revolution per minute in 1.60 सेकेंड। कि एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड है, ग्रामोफोन वो जो प्लेट वाला रिकॉर्ड होता है वो रोटेट कर रहा है और वो स्टार्ट करता है रेस्ट से और उसकी रेवोल्यूशन पर मिनट 45 पहुंच जाती है 1.6 सेकेंड में। वट इज़ इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। अब अगर देखा जाए हमने कहा यह है कि इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई तो वो थी 0 क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और ओमेगा एफ 45 आरपीएम है, रेवोल्यूशन पर मिनट। ये हमने रेडियंस पर सेकंड में, इसके ऐसा यूनिट्स है रेडियंस पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। एंड वी नो दैट ओमेगा एफ को करने के लिए हमारे पास 45 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये हमारे पास रेडियन पर सेकंड बन जाएगा। तो हमने सबसे पहले रेवोल्यूशन पर मिनट को एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना है और ये हमारे पास 4.71 रेडियन पर सेकंड के बराबर बनती है। ओमेगा आई की वैल्यू आ गई हमारे पास, ओमेगा एफ की वैल्यू आ गई। उसके बाद टाइम गिवन है कि कितने टाइम में ये हो रहा है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 1.60 सेकेंड में हो रहा है। अब हमने मालूम करना है कि व्हाट इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मीन्स ये आ जाएगा 4.71 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1.60। तो इसको हम हल कर लेंगे तो ये हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर आ जाएगा। तो ये वैल्यू बनती है 2, तो ये वैल्यू बन जाती है 2.9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल है न्यूमेरिकल वो है 5.3। अ बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। प्रॉब्लम है हमारे पास 5.3, आई की वैल्यू गिवन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट a fixed axis, rotate with a constant angular velocity of 100 radian per second, omega 100 रेडियन पर सेकेंड, और साथ उसने ये कहा है कि ये कांस्टेंट है। इसका भी बहुत अहम रोल होगा इस न्यूमेरिकल में। कैलकुलेट्स इस एंगुलर मोमेंटम एल एंड द टॉर्क टू सस्टेन द मोशन। एंगुलर मोमेंटम हमने मालूम करना है और टॉर्क हमने मालूम करना है। अब अगर देखा जाए तो एंगुलर मोमेंटम मालूम करने के लिए हमें आई और ओमेगा की ज़रूरत है, वो यहाँ दोनों गिवन है। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है I 0.80 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 100, तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। 80 यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती, पर सेकंड, ये हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। और ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और ये किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड को हम लिख सकते हैं
ये है 80, अगर देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं जाउल इंटू सेकेंड। रीज़न यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम पर सेकेंड से डिवाइड कर दें तो लाजमी तौर पे 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई करना होगा, और 1 मीटर यहाँ पे है तो 1 मीटर से हम यहाँ इस तरह लिख देते हैं। अब ये हमारे पास न्यूटन बनते हैं, मीटर इंटू सेकेंड बनते हैं, तो न्यूटन मीटर मीन्स जाउल इंटू सेकेंड। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के यूनिट जाउल इंटू सेकेंड कहे जा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद दूसरा हमारा काम था, वी हैव टू फाइंड दी टॉर्क। टॉर्क हमने मालूम करना है, और टॉर्क के लिए हमें चाहिए होता है I इंटू एल्फा। बेसिकली टॉर्क इज द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स। चूंकि हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma होता है, तो F का काउंटर पार्ट अगर टॉर्क आता है तो m का काउंटर पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, a का काउंटर पार्ट अल्फा होगा। इसलिए फार्मूला वैसा ही है जैसा लीनियर मोशन में होता है। तो यहाँ से I की वैल्यू अगर हम पुट करें तो 0.80 होगी, लेकिन अल्फा इस सूरत में 0 होगा। अल्फा इज 0 सिंस ओमेगा इज कांस्टेंट। जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट आएगा टॉर्क का 0 आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमें अल्फा की वैल्यू 0 होगी, और अल्फा अगर 0 होगा तो उस सूरत में देयर इज़ नो नेट टॉर्क, क्योंकि जब फोर्स एक्ट करती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो जब टॉर्क एक्ट करता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कोई भी नेट टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो होगा 5.5। 5.4 यहाँ पे शामिल नहीं है, 5.5 की तरफ चलते हैं। 5.5 है जी, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार of mass 2 into 10 to the power 30 kilogram and radius 7.0 into 10 to the power 5 kilometer if it makes one complete rotation about its axis once in 20 days. What is its kinetic energy? अब हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द टॉर्क मालूम करना है, स्टार मालूम करना है। चलिए जी, इसको हम 5.5 की तरफ आते हैं। हमने एक तो एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। कोई भी स्टार अपने एक्सिस के गिर्द जब घूमता है तो उस सूरत में उसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब इसमें मास गिवन है, mass of the star is 2 into 10 to the power 30 kilogram and radius is given as 7 into 10 to the power 5. और यहाँ पे ये किलोमीटर में है। अब रेडियस चूँकि किलोमीटर में है, इसको मीटर में बदलना होगा तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास 7.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर की सूरत में आ जाएगा। रेडियस है। अब चूँकि एंगुलर मोमेंटम मालूम करने के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज़रूरत होगी, काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज़रूरत होगी, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहीं पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो चूँकि स्टार एक स्फेरिकल बॉडी है और स्फेरिकल बॉडी की सूरत में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr² के बराबर होता है। तो 2/5 mr² को अगर हम हल करते हैं, 2/5 m की वैल्यू 10 टू द पावर 30, r² 7.0 10 टू द पावर 8,
किलोमीटर को हमने मीटर में बदलना है। तो ये हमारे पास रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू कैलकुलेशन के बाद कि इसको हम हल कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पूछा ये गया है एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है। तो L इज इक्वल टू हमारे पास I ओमेगा है। I की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ से हम पहले ओमेगा अगर देखा जाए तो टाइम पीरियड इज गिवन, सो 2 पाई बाई ओमेगा होता है। इससे हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 2 पाई ओवर टी। अब ओमेगा की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा बराबर होगा 2 पाई ओवर टी की जगह 20 डेज है। 20 डेज का मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 3600, यानी 20 डेज को हमने आवर्स में कन्वर्ट किया, 24 से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने उसको सेकंड में बदला 3600 से मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। ये भी आप लोगों ने खुद करना है। तो टाइम पीरियड की से हमने ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा का फार्मूला यूज़ करें और रिजल्ट कैलकुलेट करें, और जो भी रिजल्ट आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है ताकि पता चले कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। उसके बाद दूसरा हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम जस्ट 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे आई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, ओमेगा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे और अगेन आप रिजल्ट को कमेंट करेंगे इन द कमेंट बॉक्स ताकि आपके सॉल्यूशन को देखा जा सके। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 5.6. A 1000 kilogram car is traveling with a speed of 144 km per hour round a curve of radius 100 meter. Find the necessary centripetal force. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या हमारे पास एक कार है जिसका मास गिवन है 1000 किलोग्राम, कार ऑफ मूविंग विद स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है हमने। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगी, और 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये 40 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड आ गई। उसके बाद हमारे पास गिवन है आर की वैल्यू जो गिवन है, यानी रेडियस ऑफ द कर्व, वो है हमारे पास 100 मीटर। अब अगर देखा जाए एम, वी और आर तीनों वैल्यूज गिवन है और हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बड़ा सीधा सा एम वी स्क्वेयर ओवर आर के बराबर होगा। वैल्यूज पुट करेंगे, एम की वैल्यू 1000, वी की वैल्यू 40 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर 100 आ जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाता है विच इज़ इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास 16,000 न्यूटन बन जाती है विच इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁴ न्यूटन के बराबर बनेगी। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5.7। तो प्रॉब्लम 5.7 की तरफ चलते हैं।
प्रॉब्लम 5.7 में कहता है जी कि व्हाट इज द लीस्ट स्पीड एट विच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट ए वर्टिकल लूप ऑफ 1 किलोमीटर रेडियस सो दैट देयर विल बी नो टेंडेंसी फॉर पायलट टू फॉल डाउन एट द हाईएस्ट पॉइंट। कि अगर हम ये कहें कि एक पायलट ने 1 किलोमीटर वर्टिकल सर्कल पूरा करना है अपने त्यारे के अंदर, प्लेन के अंदर, तो लाजमी तौर पे जब वो इस तरीके से मूव करेगा तो एक स्टेज आएगी जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो वो हेड्स डाउन होगा उसके नीचे की तरफ, यानी उस वक्त इसका ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल कर रही होगी। तो हमने मालूम करना है कि इसकी क्या स्पीड होनी चाहिए उस वक्त कम अज़ कम कि ये वो नीचे ना गिरे। तो लाजमी तौर पे अगर ये इस तरीके से मूव करते हुए जाएगा, जिस तरह आप एक बाल्टी में पानी डाल के उसको इस तरह वर्टिकल घुमाना शुरू करें तो आप देखोगे कि जब वो मैक्सिमम हाइट पर यानी बिल्कुल इस तरह उल्टी भी होगी, पानी नीचे नहीं गिरता। रीज़न उसकी ये होती है कि जब वो इस तरह घूम रहा होता है तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट एक हमारे पास फोर्स होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देते हैं। वो रिएक्शन की फोर्स है, बेसिकली वो बाहर की तरफ एक्ट कर रही होती है वाटर के ऊपर। अब वो वाटर के ऊपर बाहर की तरफ एक्ट कर रही है और उस की वजह से वो नीचे नहीं गिरता। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही सूरत हाल होगी। ये एक रिएक्शन फोर्स होगी जो ऊपर की तरफ होगी, विच इज़ इक्वल बट ऑपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट होगी। अब ये जो वेट की फोर्स होगी वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपवर्ड होगी, तो इट मींस इन दोनों की मैग्नीट्यूड अगर आपस में बराबर हो तो कम अज़ कम बराबर हो तो वो पायलट नीचे नहीं गिरेगा। तो वी कैन से दैट अगर हम ग्रेविटी की बात करें, दिस इज इक्वल टू mg, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो हमारे पास वो होगी, इसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम दे दें, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी, विच इज इक्वल टू mv² ओवर r। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये mv² ओवर r मस्ट बी इक्वल टू mg। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा तो v की वैल्यू gr√√ के बराबर आएगी। तो ये 9.8 है, r की वैल्यू 1 किलोमीटर है, मतलब 1000 मीटर। r is given as 1 किलोमीटर 1000 मीटर। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अल्टीमेटली ये 9800 यानी 9800 स्क्वायर रूट के साथ आएगा। तो आंसर इज 99 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। तो ये मिनिमम स्पीड होगी विच इज़ रिक्वायर्ड इस तरह के पायलट नीचे ना गिरे। अगर इससे कम स्पीड होगी तो ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा होगी तो पायलट के गिरने का चांस होगा। इससे ज़्यादा स्पीड होने की सूरत में वो उसके साथ लाजमी तौर पे चिपटा रहेगा। तो ये मिनिमम स्पीड होगी विच इज़ रिक्वायर्ड। होप आप लोगों ने ये जो न्यूमेरिकल हमने कुछ किए जो एक्सेलरेटेड सिलेबस के अंदर शामिल है वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इनका आंसर भी वहीं पर दे दूँ। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।